नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का टॉपिक ग्लोब, जिसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक नमूना है। हमने एक आर्टिफिशियल पृथ्वी का एक रूप बनाया है, जिससे हम पृथ्वी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो ग्लोब है, जो पृथ्वी का नमूना है, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कौन से भाग क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इस क्षेत्र को नॉर्थ पोल कहते हैं और इस पार्ट को साउथ पोल कहते हैं, और इस तरफ हमारा पूर्वी है, ईस्ट जिसको बोलते हैं, और इस तरफ हमारा वेस्ट है, जिसको पश्चिमी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना दोस्त। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इस पे एक रेखा खींची जाती है, किस पर? इसके बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है। उस रेखा का नाम क्या है? उस रेखा का नाम है उस रेखा का नाम है 0 डिग्री पे खींची जाती है। इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा है इसका। विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसको इक्वेटर भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम, जो हमारी भूमध्य रेखा है, इसको हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर यानी ग्लोब के ऊपर हम कुछ इस तरह से अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं। कुछ इस तरीके से हमने अक्षांश रेखाओं को खींच रखा है। 23.5 डिग्री पे जो है हमारी, वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा। क्या है ये? आर्कटिक रेखा। इसको वृत्त भी बोलते हैं, सर्कल, आर्कटिक वृत्त। इसी तरीके से यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं हम। ठीक है, इस पे एक रेखा खींच देते हैं, और इस रेखा का जो माप है, इसका भी 23.5 डिग्री है और इसका भी 66.5 डिग्री है। इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं, और इसको अंटार्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गई प्रेजेंटेशन नाम। अब हम इनके बारे में जानते हैं। यहाँ तो हम डायग्राम में पढ़े थे, इसको थोड़ा पतला लिखा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। तो ये जो भूमध्य रेखा खींची है, भूमध्य रेखा को एक्चुअली में हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम पहले अक्षांश रेखा के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अक्षांश रेखा के बारे में ग्लोब पे जानकारी लेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखा के बारे में ग्लोब पे हम जानकारी लेंगे। तो भूमध्य रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये जितनी भी रेखाएं ये ईस्ट से वेस्ट या पूरब से पश्चिम खींची गई हैं, ये सब क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में ये जो दूरी है, ये जो गैप है इनके बीच में, ये कितना है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो गैप है, ये मेरे दोस्त जो गैप है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में, 2 अक्षांश रेखा के बीच
जो गैप है या मध्य जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर का, यानी इसके बीच की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर। सबके बीच में अक्षांश रेखाएं जितनी हैं सबके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी है। और किस काम आती है अक्षांश रेखा? और जो हमारी अक्षांश रेखा है इससे हम तापमान का पता चलता है। किसका पता चलता है? तापमान का, कि मौसम कैसा है, कहाँ पे, कौन सी जगह पे मौसम कैसा है, सर्द है, गर्म है, ठीक है ना। और एक चीज़ जानते हैं हम कि जो ये यहाँ से 0 डिग्री से लेके, इस 0 डिग्री से लेके ऊपर तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ, और इधर साउथ। तो इसी वजह से हम इस ऊपर वाले साइड को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ जोन। और इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या वो बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है ये जो लकीरें हैं ऐसे, ये अक्षांश वाली, ये कितनी है? 90 हैं। और इधर दक्षिण की तरफ कितनी है? ये भी 90 हैं। और बीच वाली एक जो 0 डिग्री पे है उसको मिला के एक रेखा और, तो यानी टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 181 अक्षांश रेखाएं हो गई हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला जो हमारी रेखा है वो है देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो देशांतर रेखाओं को किस कलर से बताएं हम आपको? देशांतर रेखाएं भी हैं हमारे पास। तो मान लो देशांतर रेखाएं येलो कलर से हम डिनोट करते हैं। देशांतर रेखाएं कैसे बनती हैं बना के दिखाते हैं आपको। ये हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये कुछ देशांतर रेखाएं हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये देशांतर रेखाएं हैं। ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। जो येलो से खींची हमने कौन सी हैं? वो देशांतर रेखाएं हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है ना। तो देशांतर रेखाएं जो पूर्वी इधर ये 0 डिग्री है ना, इधर से जो होंगी इनको पश्चिमी बोलते हैं। पश्चिमी देशांतर रेखाएं क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर रेखाएं। इधर वाली को क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे इनको, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर। तो अब देशांतर के बारे में देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। देशांतर रेखा, थोड़ी जानकारी इनके बारे में भी लेते हैं। तो हमने देखा था जिस तरीके से ये 181 होती हैं, ठीक है ना, ऐसे नॉर्थ और साउथ में मिला के, उसी तरीके से ये ईस्ट और वेस्ट में होती हैं और ये नॉर्थ और साउथ से खींची जाती हैं। तो यहाँ से लेकर इस तरफ तक और यहाँ से लेकर इस तरफ तक ये कितनी होती हैं? पीछे का हिस्सा पूरा ऐसे ये होती हैं 180। कितनी देशांतर रेखाएं होती है एक तरफ से? 180। और इसके इस साइड पीछे कितनी होती? ये भी 180 होती। यानी टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360। तो देखो यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। 360 होती हैं। और अभी हमने दूरी की बात करी है, तो दो देशांतर के बीच में कितनी दूरी होती है? दो देशांतर के बीच में कितनी दूरी होती है? दो देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है? तो देशांतर के मध्य भाई यहाँ इक्वेटर पे भूमध्य रेखा के पास यहाँ डिस्टेंस होता है 111.3 किलोमीटर लगभग, ठीक। लेकिन ये हर जगह बराबर नहीं है। जैसे अक्षांश रेखाएं हर का गैप बराबर था ऊपर से लेकर नीचे तक, इनका गैप बराबर नहीं है। ये पोल पे जाके कितनी हो जाती हैं? ध्रुवों पे देशांतर रेखा कितनी हो जाती है? इनके बीच की दूरी हो जाती है 0 किलोमीटर। कितनी? तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे आके कितनी गैप हो जाता है? 0 किलोमीटर। तो आप याद रखें, ठीक है ना। और देखते हैं ये
जो इसके बीच में ये गैप होता है, दो देशांतर के मध्य कितने समय का गैप होता है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने समय का गैप होता है, 4 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का गैप होता है, 4 मिनट का गैप होता है। यानी अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है ना, क्या है 0 डिग्री, हमने क्या करा है 0 डिग्री करा है। 0 डिग्री पे अगर हम पूर्व पश्चिम की तरफ चलेंगे तो हम 4 मिनट हमारा कम हो जाता है, और पूरब की तरफ चढ़ेंगे तो 4 मिनट हमें बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बहुत साल पहले, लगभग कितने साल पहले, कुछ देखते हैं बातें, तथ्य हैं जो, ठीक है ना, 1884 में, कब 1884 में पहली बार समय और तिथि रेखा का प्रयोग किया गया। पहली बार समय और तिथि रेखा का प्रयोग किया गया। किस लिए, समय निकालने के लिए और तिथि निकालने के लिए इनका प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो इसी ग्लोब में देखते हैं, या एक ग्लोब और बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ग्लोब और लेते हैं उदाहरण के लिए, एक ग्लोब और लेते हैं हम, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पे मान लो ये ग्लोब आ गया हमारे पास दूसरा समझने के लिए। यहाँ पे एक समय रेखा खींची गई। क्या खींची गई, समय रेखा, कुछ ऐसे समय रेखा खींची गई। एक क्या खींची गई, समय रेखा। हमने यहाँ पे एक ऐसी कोई समय रेखा खींची। इसको क्या बोलते हैं, इस समय रेखा को प्रधान समय रेखा। क्या बोलते हैं इसको, प्रधान समय रेखा बोलते हैं। प्रधान समय रेखा या प्रमुख यामोत्तर भी बोलते हैं, कहीं कहीं प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से गुजरती है, ये एक इंग्लैंड का शहर है, सिटी है ग्रीनविच। इसको माना गया प्रमुख यामोत्तर रेखा यहाँ से गुजरेगी। तो इसी के द्वारा हम बनाते हैं GMT, ग्रीन विच मीन टाइम। मतलब पूरी दुनिया का समय नापने के लिए, पूरी दुनिया का समय नापने के लिए हमने इस रेखा को एक स्टैंडर्ड रेखा माना कि हम यहाँ से पूरी दुनिया का समय, पूरे विश्व का समय निकाल सकते हैं। यहाँ से पूरे विश्व का समय निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी देखते हैं। पूरे विश्व का समय निकाल सकते हैं। ये है 0 डिग्री पे ये बनाया हमने, ठीक है ना। पूरे विश्व का समय निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी दिखाते हैं आपको कैसे हम निकाल सकते हैं। अब हम ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने एक अक्षांश पे एक रेखा खींची थी, ये रेखा थी हमारी कौन सी, कर्क रेखा, ठीक। और ये थी अंटार्कटिक रेखा, और ये थी अपनी भूमध्य रेखा। क्या थी, ये भूमध्य रेखा थी। लेकिन हमारा काम यहाँ पे नहीं, हमारा काम यहाँ पे। आपको पता होगा कि भारत की कुछ स्थिति जो है ऐसी है, मैप पे कुछ स्थिति भारत की ऐसी है, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है क्या, कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यहाँ पे है, ऐसे है। और ये कितना है, ये स्टैंडर्ड टाइम जो बता रहा हूँ, ये 82.5 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया कि एक उसमें कितना होता है, 4 मिनट होता है।
4 मिनट होता है ना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने के लिए 4 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का गैप होता है? 4 मिनट का। यानी एक देशांतर ये है और दूसरी देशांतर ये है, तो यहाँ जाने के लिए कितने मिनट का गैप होता है? 4 मिनट। तो प्रधान समय रेखा के हिसाब से, किसके हिसाब से? प्रधान समय रेखा के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रधान समय रेखा के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। प्रधान समय रेखा के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 82.5 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कितना? 320 मिनट। यानी लगभग कितना? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। यानी जो भारत का समय है वो इस मानक रेखा से, जो हमने समय रेखा मानी प्रमुख यामोत्तर से, कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। इस ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। अगर यहाँ पे 4 बज रहा होगा तो यहाँ पे कितना बजेगा? ग्रीनविच पे अगर 4 बज रहा होगा तो वो 5.5 घंटे आगे है, तो कितना बज रहा होगा? 9:30 बज रहा होगा। ठीक है ना? इस तरीके से हम इसको जानते हैं। और इसी तरीके से हम थोड़ा और ये जानने की कोशिश करते हैं। ये तो इधर जाने की बारी थी, जब हम बढ़ते में जाते हैं। क्या? बढ़ते में। अगर समय इधर को हो, समय इधर को हो, मान लो कि यहाँ पे कोई है 15 डिग्री पे, क्या है? 15 डिग्री पे, तो यहाँ पे कितना समय पीछे चलेगा? यहाँ पीछे चलेगा। यहाँ बढ़ते हुए था और यहाँ घटते हुए या फिर पीछे को जाएगा समय। ठीक है ना? तो यहाँ पे 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री को 4 से गुणा कर देते हैं, 60। यानी लगभग 60 मिनट, यानी 1 घंटा वो पीछे रहेगा। यानी यहाँ पे अगर 4 बज रहा होगा, GMT पे कितना बज रहा हो? GMT पे अगर 4 बज रहा हो, ठीक है ना, इंग्लैंड में, तो उधर पीछे की तरफ घट जाएगा तो कितना होगा? 3 बज जाएंगे। ठीक है ना? 3 बज जाएंगे, यानी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? और एक बात और हम समझते हैं, 15 डिग्री में जो है, 15 डिग्री में 1 घंटा कम हो जाता है। इसीलिए दिन और रात मिला के कितना होता है? 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा होता है। और इसीलिए टोटल मतलब जोन जो है, कौन से? टोटल समय निकालने का जो जोन बनाया गया पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, वो कितने हैं? 24 टाइम जोन है हमारे पास। टाइम जोन कितने हैं? 24 टाइम जोन हमारे पास हैं। पूरे विश्व में कितना टाइम जोन है? 24 टाइम जोन है। अब फिर से हम एक ग्लोब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिर से हम एक ग्लोब बनाएंगे और उस ग्लोब से क्या जानने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। ठीक है ना? फिर से एक ग्लोब बनाने की कोशिश करेंगे। मान लो ये ग्लोब आ गया और इसको हम ले आते हैं इधर। देखिए अब अभी देशांतर से तिथि कैसे निकालते हैं? अभी आपको मैंने बताया था, ये जो 0 डिग्री से रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं? 0 डिग्री से जो रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है ना, ये 0 डिग्री से कौन सी रेखाएं खींची गई थी? 0 डिग्री से जो रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक, ये देशांतर रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है ना? तो जब 0 डिग्री से देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी तो ये यहाँ से इस तरफ को कितनी होती है? 179 डिग्री, 179 रेखाएं होती है और ये 179, और एक ये बीच वाली मिला के कितनी हो जाती है? 180 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 180 डिग्री। तो इसी तरह हम इस 180 डिग्री को क्या कहते हैं? 180 देशांतर रेखा को हम तिथि रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिथि रेखा भी कहते हैं। समय निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना? अगर इधर 25 जून है मान लो, तो इधर कितना होगा? इधर 24 जून होगा। एक दिन कम हो जाता है। ठीक है ना? घटेगा, ठीक है ना, और इधर बढ़ेगा। समझ गए? किधर बढ़ेगा? ईस्ट, पूर्वी तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना, और वेस्ट, पश्चिम की तरफ कम हो जाएगा 1 तारीख। ठीक है ना? तो यहाँ से हम समझ गए कि
तिथि रेखा, इसी को हम प्रधान तिथि रेखा भी कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को, क्योंकि ये 180 डिग्री को ही मान के चल रहे हैं ना हम बेसिक। इसके उधर लेफ्ट और राइट में, ठीक है ना, राइट में इधर पूर्वी, लेफ्ट में इधर पश्चिमी, ठीक है ना। तो 180 डिग्री को क्या प्रधान तिथि रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे एक चीज़ और है, छोटी सी बात है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी है और कहने के लिए बहुत छोटी है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक छोटा सा ग्लोब फिर लेंगे। एक ही ग्लोब में मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि बार बार उसमें ना खिचड़ी सी पक जाती है और समझ में ना आए शायद आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे थे, हमने येलो ले रखा था या अक्षांश के लिए ब्लू ले रखा था, तो ब्लू से हम डोनोट करेंगे, ठीक है ना। ये हमने बताया था कि ये क्या है हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये हकीकत में ऐसे खींची होती है, ठीक है ना। ये होती है हमारी आर्कटिक, ये हमारी होती है कर्क रेखा, ठीक। और ये हमारी होती है मकर, और ये हमारी होती है अंटार्कटिक। क्या होती है? अंटार्कटिक। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, आपको यहाँ एक चीज़ और क्या देखने को मिलेगी कि हम समय देखते हैं कि सर्दी गर्मी मौसम, मैंने बताया ना हम तापमान का भी पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? तापमान का भी पता लगाते हैं। तो मैंने बताया था कर्क रेखा पे कहीं भारत देश स्थित है ना, कहीं पे भारत देश स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यहाँ कहीं पे भारत देश स्थित है ना, कर्क रेखा पर, मतलब इसके कुछ राज्य हैं, ठीक है ना। कहीं पे क्या यहीं पे स्थित है, ठीक है ना। फिर कर्क ये हो गई हमारी 0 डिग्री। अब हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो ये होता है 22 दिसंबर, कहाँ? मकर रेखा पर, ठीक है ना। जब सूरज कहाँ पे होता है, लाल वाले को सूरज मान लेते हैं, जब सूरज यहाँ पे होता है मकर रेखा पर, ठीक है ना। कहाँ पे होता है? मकर रेखा पर जब सूरज होता है। किस पे होता है? मकर रेखा पर जब सूरज होता है। तो बेसिकली कितने होते हैं? 12 महीने। इसको डिवाइड करेंगे 4, यानी 4 की इंस्टॉलमेंट बन गई एक तरीके से। तो 4 महीने सूरज जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, तो 4 महीने के बाद कहाँ पहुँचता है? अपने इस पे भूमध्य रेखा पे पहुँचता है। कहाँ पे पहुँचता है? भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर पे पहुँचता है। तो जब यहाँ पे पहुँचता है, जा रहा होता है, तो कितना होता है डेट यहाँ पे? 22 मार्च, ठीक। फिर यहाँ से 4 महीने बाद ये पहुँचता है, जब कर्क रेखा पे पहुँचता है, तो उस समय क्या होता है? 21 जून, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, 21 जून। अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब वो यहाँ से चलता है और जब यहाँ पे होता है तो ठंडा मौसम होता है। क्या होता है? ठंडा मौसम होता है। यहाँ पे होता है, क्या होता है? मौसम ठंडा। जब यहाँ पे जाता है तो मीडियम हो जाता है। 0 डिग्री पे क्या होता है? 22 मार्च को मीडियम। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँच जाता है 21 को कर्क रेखा पर, तो भारत में क्या होता है? भारत में गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा। क्या पड़ती है? भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है 21 जून को, ठीक है ना। फिर उसका अभी 2 इंस्टॉलमेंट पूरा हुआ, अब वो वहाँ तक जाएगा, फिर वापस भी आएगा। इससे आगे वो नहीं बढ़ पाता, ठीक है ना। फिर उसको वापस आना होता है, तो वापस आएगा। तो जब वापस आएगा तो फिर यहाँ कब पहुँचता है? जब वापस आता है तो यहाँ पहुँचता है 23 सितंबर को, फिर से वो भूमध्य रेखा पर पहुँचता है, ठीक है ना। फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है, मीडियम हो जाता है, और फिर 22 दिसंबर को फाइनली वो फिर यहाँ पहुँच जाता है। कहाँ पे? मकर रेखा पर। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने सीखी कि जैसे जैसे वो भारत के नज़दीक जाएगा, यानी कर्क रेखा पर जाएगा, गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी, और जैसे जैसे वो भारत की तरफ से इधर मकर रेखा की तरफ सूरज आएगा, ठीक है ना, कौन? सूरज आएगा, तो धीरे धीरे भारत में क्या है? सर्दी पड़ने लग जाएगी, गर्मी कम होती जाएगी, और धीरे धीरे जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा, और पृथ्वी से दूर होने के कारण, पृथ्वी से नहीं सॉरी भारत से दूर होने के कारण, कर्क रेखा से दूर होने के कारण भारत में गर्मी कम पड़ेगी। कब? 22 दिसंबर को, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि 22 दिसंबर को हम मनाते हैं बड़ा दिन,
तो इस दिन क्या बड़ा दिन होता है? नहीं, इस दिन नहीं होता। 22 दिसंबर को 22 को मनाते हैं या 25 को मनाते हैं? 25 को मनाते हैं शायद, ठीक है, लेकिन माना जाता है बड़ा दिन, ठीक है ना। क्यों माना जाता है? क्योंकि दिन बड़ा होने लगे। नहीं, यहाँ से दिन धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसीलिए हम इसी दिन को ही 22 दिसंबर को ही बड़ा दिन कहते हैं कि बड़ा दिन अब होने लग गया है। क्या होने लग गया है? बड़ा दिन होने लग गया है। वैसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, जब पूरा मतलब पूरा दिन काफ़ी लंबा होता है, जब पूरा कड़ाके की धूप एकदम तगड़ी वाली कहाँ पे पड़ रही होती है? इस कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ती है। और 22 मार्च को और 22 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है ना, कहीं 21 मार्च भी लिखा हुआ होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर एकदम मीडियम मौसम होता है। यहाँ पे लंबवत चमकता है, मतलब स्ट्रेट पड़ता है सीधा, ठीक है ना। लंबवत ऐसे पड़ता है कि ना ज़्यादा धूप होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पे भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। तो हमने इसमें बहुत सारी जानकारी इसके बारे में पढ़ी, बड़े दिन के बारे में, छोटे दिन के बारे में, ठीक है ना। इधर से बढ़ेंगे तो 21 जून को गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, 21 और 23 मार्च को गर्मी कम रहती, 22 दिसंबर को मतलब ठंड पड़ने लग जाती इधर, क्योंकि सूरज कर्क रेखा से दूर आ जाता है, क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो कंट्री होगी वहाँ तो सर्दी रहेगी, ठीक है ना। और जब यहाँ पे जाएगा तो उस कंट्री में क्या हो जाएगी? ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। और जब धूप यहाँ पे आएगी तो फिर थोड़ा वहाँ पे गर्मी हो जाएगी, ठीक है ना। सूरज के चलने के हिसाब से चलेंगे और कुछ हम की पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेन पॉइंट। अब ये टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, जिनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या क्या वो की पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। नोट करने योग्य बात है और पेपर में पूछे जाने वाले, और जो हमने ऊपर पढ़ा वहाँ से भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, कि जो हमारी भूमध्य रेखा है कौन सी नदी को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा कौन सी नदी को विश्व में, यानी कि कौन सी नदी को 2 बार, विश्व में नदी जो है 2 बार काटती है? ये है कांगो रिवर। ये आप लोग अपने हिसाब से ऐसे पॉइंट्स बनाते चलिए। कांगो रिवर को काटती है, जिसको दूसरा नाम भी है जायरे नदी। कौन सी है? जायरे नदी। और ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में। यानी ये नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। जैसे कि मान लो कर्क रेखा ऐसे जा रही है तो ये नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है, एक बार यहाँ काटी और फिर आगे जाके ऐसे घूम गई, फिर यहाँ दोबारा काट दी, ठीक है ना, फिर नहीं मिलती इसको कभी भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? कांगो नदी। अगला पॉइंट देखते हैं, भूमध्य रेखा विश्व की सीमा में कौन सी झील से होकर गुजरती है? तो कह रहा है केनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर एक स्थित है। इसकी सीमा पर एक झील स्थित है, ठीक है ना। स्थित झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। नाम सुना होगा आपने, विक्टोरिया झील। तो भाई साहब ये विक्टोरिया झील को भी काटती हुई जाती है क्या? भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से भी होकर गुजरती है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट्स और है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में पूछ सकता है और ज़रूरी है इनके बारे में जानना। और क्या है अगला पॉइंट्स हम देखते हैं। अगला पॉइंट्स है कि कर्क रेखा से रिलेटेड, ये था अपनी भूमध्य रेखा से रिलेटेड। अब कर्क रेखा से कुछ पॉइंट्स है जो हम वहाँ मेनली हम भारत पे फोकस कर रहे थे, यहाँ थोड़ा विश्व के बारे में भी जान लेते हैं। और ये ध्यान रखिए कि ये पॉइंट्स जो हैं ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस और एसएससी, जो इतने भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट्स के होते हैं सबके लिए। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से? 23.5 डिग्री पे तो मैंने बताया था कि कोण इतने डिग्री पे बनाता है। ये कहता है ये गुजरती है विश्व में और कहाँ से गुजरती है देशों से? एशिया,
अमेरिका तथा मध्य अमेरिका से गुजरती है। अफ्रीका है ये, ठीक है ना, अफ्रीका। एक मिनट रुक जाइए। अफ्रीका और मध्य अमेरिका से ये गुजरती है, अमेरिका से गुजरती है। थोड़ा और जानते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन महासागर से भी ये गुजरती है, तो थोड़ा फटाफट जिसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ वहाँ से गुजरती है। हिंद महासागर। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर वॉचिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि सबके पास समय कम है, सोचते हैं रीड कर लेंगे। हिंद महासागर, अटलांटिक, लेकिन आप देखिए ज़रूर अटलांटिक महासागर। और सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बता दो, प्रशांत महासागर, ठीक है ना, प्रशांत महासागर। और ताइवान जल संधि, कहाँ से? ताइवान जल संधि, लाल सागर, फिर कहाँ? मैक्सिको से भी, मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ से भी ये रेखा गुजरती है। आप याद रखिए, अब ये लिखूंगा नहीं, गुजरती है, ठीक है ना। और अगला है, ये रेखा मिस्र के नासिर झील से भी गुजरती है। कहाँ से? मिस्र की एक झील है, मिस्र की नासिर झील से गुजरती है। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी भारत में 2 बार काटती है? किसको? कर्क रेखा को, भूमध्य रेखा को नहीं। भूमध्य रेखा को तो जायरे नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा ही गुजरती है, ठीक है ना, भारत से। ये बात याद रखना। तो कर्क रेखा में कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? माही नदी, माही नदी 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को, ठीक है ना। माही नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को। मकर रेखा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। मकर रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मकर रेखा, मकर रेखा अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। पूछेगा कौन से महाद्वीप से गुजरती है, ऑप्शन दे देगा, 4 महाद्वीप के नाम दे देगा। 1 ऑफ द 2, 3 कर देगा, या ऑल कर देगा, एक ऐसा दे देगा जिसमें से नहीं गुजरती होगी, ठीक है ना। बहुत तरीके हैं क्वेश्चन बनाने का, आपको पता होना चाहिए आंसर, बस कैसा भी बना दे आप कर लोगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी गुजरती है, ठीक है ना। अब हमने 4 वो पढ़े थे, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त के बारे में जानते हैं। आर्कटिक वृत्त कहाँ से? आर्कटिक वृत्त जो है वो कौन कौन सी जगहों से गुजरता है? आर्कटिक महासागर, कहाँ से? आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कहाँ से गुजरती है? अलास्का क्षेत्र से गुजरती है अमेरिका में। कहाँ से? अलास्का क्षेत्र से गुजरती है। अब यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, क्योंकि ये क्या है, आर्कटिक में सूरज की रोशनी नहीं जाती, ठीक है ना।
रोशनी जाती है लेकिन वहाँ पे सूरज जाता नहीं इतना, ठीक है ना, वहाँ पे बर्फ़ ही रहती 24 मतलब पूरे साल। स्वीडन और फिनलैंड, कहाँ से? फिनलैंड से गुजरती है। और आइसलैंड इसके दक्षिण में है। अगला पॉइंट है, एक है ग्रेट बियर झील कनाडा में। कनाडा की ग्रेट बियर झील से भी ये गुजरता है। कौन सी? आर्कटिक रेखा। और अब आ गया हमारा एक अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हम इतना ही जानते हैं। अंटार्कटिक को हम सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या रहता है? बर्फ़ रहता है। क्या रहता है? बर्फ़ रहता है। सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। बाकी सारी बातें मैंने बता दी हैं। 0 डिग्री ग्रीनविच, ठीक है ना, 24 घंटे में 15 मिनट, 1 मिनट 1 डिग्री में कितना घूमेगी, 4 मिनट, ठीक है ना। इसके निकालने के भी तरीके तो हैं, लेकिन ये इतना जानते रहिए बेसिक। और इस चैप्टर से इतना ही था, ठीक है ना। आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेंगे और आगे आप हमें यूँ सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।